Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट है एफसीआई के लिए, उसका ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपके 1 2 3 टेस्ट ले चुका हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री का जो गोल्डन बुक है उससे फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का ले लिया था, ज्योग्राफी का थोड़ा सा लिया था। बाकी की चीज़ों को हम आज देखेंगे एंड आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है फिजिक्स के भी डाले हैं। अच्छा, जो पुराने बच्चे हैं जिनको सारे रूल्स पता हैं पेपर के, वो तो थोड़ा सा आगे करके बढ़ जाओ जहाँ से आपको ये पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको रूल्स वगैरह सारे पता ही हैं। अब देखो, जो नए बच्चे हैं उनको रूल्स बता देता हूँ आपको क्या करना है। जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, आपको सबसे पहले अराउंड इसमें आपके 20 के क्वेश्चन के करीब होंगे और इन 20 क्वेश्चन में आपको कितने राइट हुए हैं कितने रॉन्ग हुए हैं, ये अपना जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से आंसर देना है, फिर चेक कर लेना कि इसका आंसर मैंने सही दिया या गलत, और बाद में कमेंट करना है मैंने इतने राइट दिए इतने रॉन्ग दिए। ठीक है, ये कहानी आपको कमेंट करनी है। अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी भी फ्रॉडगिरी करोगे तो भैया देखो, माता रानी पाप देंगी, मेरे से फिर मत कहना। ठीक है, और एफ सी आई कैटेगरी 2 में जिस टाइप के क्वेश्चंस थे उस टाइप के मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो बस अब शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखते हैं आपने क्या कुछ पढ़ा हुआ है। गोल्डन बुक के बारे में नहीं पता तो गोल्डन बुक जनरल स्टडीज़ की बुक है जो कि हमने एफसीआई के लिए लॉन्च की है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, चलो। ये क्या है यार? अच्छा, ये देखो, ये हमारे कुछ पुराने बच्चे हैं, उनके मैसेजेस हैं। चलिए खैर, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये तो लल्लू क्वेश्चन है यार, सभी को पता होगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ खरीफ? आज के एग्जाम, आज का जो बेसिकली आपका टेस्ट है उसमें मैंने काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन ही डाले हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बता दो जल्दी से। खरीफ क्रॉप का ड्यूरेशन इंडिया में क्या होता है? फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जुलाई, या फिर जुलाई से लेके अगस्त? खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? और इसके साथ के साथ अगर आप मुझे 5 खरीफ क्रॉप के नाम बता दो तो सोने पे सुहागा। सारा कुछ दिया हुआ है मैंने आपको। रवि क्रॉप का अगर आप यहाँ पे 5 क्रॉप बता दोगे तो फिर वो तो कोई बात ही नहीं होगी, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? चलो बताओ। तो भैया, ये जो आपका खरीफ क्रॉप है वो उगाई जाती है मई से लेके जुलाई तक के महीनों में। तो आपका सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ पे मुझे कुछ क्रॉप के आंसर भी आपको याद होंगे कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं मेनली। जैसे कि अगर मैं आपसे ग्राउंड नट की बात करूँ, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, तो ये क्या होता है? आपका खरीफ क्रॉप होती है। दालें हो गई, पल्सेस हो गई, ठीक है ना? क्या हो गया? पल्सेस, इसका मतलब दालें। और इसके अलावा अपना शुगर केन हो गया, है ना? शुगर केन भी कब आता है? आप जो जूस पीते हो गन्ने का, वो हमें कब मिलता है? मई से जुलाई तक उसकी खेती होती है, फिर अपना जून जुलाई से आपको गन्ने मिलने लग जाते हैं। और इसमें अपना फिर बाजरा हो गया, है ना? बाजरा भी हमारा जो उगता है वो उसी समय उगता है। राइस हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ हो गया। ठीक है, कितने नाम बता दिए मैंने? देखो, 6 तो मैंने ही बता दिए। और इसके अलावा अपना राइस हो गया, बाजरा हो गया, और कॉटन और जूट ले लो। ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो ये सारी जो फसलें हैं ना, ये हैं खरीफ क्रॉप्स। अब आप मुझे ये बताओ, जूट की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है? आपको ये मैंने दिया भी हुआ है। अच्छा, रवि क्रॉप का टाइम तो आप बता ही दोगे ना कि रवि क्रॉप किस टाइम पे सो की जाती है? विंटर के टाइम पे की जाती है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो फरवरी के लमसम जो है इसकी बुवाई होती है और कटाई होती है इसकी अप्रैल में। ठीक है, किसकी? रवि क्रॉप की। और ऐसे ही खरीफ क्रॉप जो होता है इनकी बुवाई होती है। बुवाई समझते हो ना, यानी कि जो सोइंग पीरियड होता है, सोइंग पीरियड को बोलते हैं बुवाई का टाइम। तो सो किया जाता है मई में और हम काट लेते हैं इनको जुलाई में। यानी कि ऑलमोस्ट जो है जुलाई के टाइम से आपका ये स्टार्ट हो जाता है। कुछ फसलें जून के लास्ट से कटनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो जिन बच्चों की यहाँ पे घर पे खेती वगैरह होगी या गाँव से जुड़े हुए होंगे उनको ये पता होगा। अब रवि क्रॉप के कुछ नाम बता दो चलो फटाक से। अपना जो गेहूँ हो गया, गेहूँ की बुवाई कब होती है? फरवरी के महीने से स्टार्ट हो जाता है गेहूँ बोना, है ना? और बार्ली हो गया, है ना? गेहूँ, बार्ली, ये बेसिकली एक ही जैसे लगते हैं देखने में। और ग्राम हो गया, देन आपके पोटैटोज़ हो गए। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें क्या हैं आपके रवि क्रॉप्स में आती हैं। ये आपको याद भी होना चाहिए। मतलब यहाँ से तो यार दुनिया जहान के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रवि और खरीफ से। अगर आपको ये नहीं पता ना तो आप एफसीआई में जा ही क्यों रहे हो? ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जा रहे हो, ये नहीं पता होगा तो बर्बाद हो भाई। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिल्क? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सिल्क का कौन सा टाइप है। ये मैंने आपको दिया हुआ है बुक के अंदर कि मलबरी, तुषार, इरी, मुर्गा। बताओ इनमें से कौन सा टाइप, कौन सा सिल्क का टाइप होता है ना? ये मैंने अलग से दिया हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी अलग से दे रखा है।
तो आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। वैसे इसका राइट आंसर है ये चारों के चारों। ऐसे ही मैंने आपको जो बच्चे तुक्का बढ़ाते हैं ना उनके लिए क्वेश्चन दिया था। इसके जो चारों ये जो चारों लिखे हुए हैं ना ये सिल्क के ही टाइप होते हैं, जिसमें मलबरी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिल्क, और अपना तुषार तुषार सिल्क जो है ये बिहार में पाया जाता है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी थी, ये लिख के भी दिया हुआ था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, बोथ या नोटा? अब देखो जो बिहार और वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ दोनों जगह ही जो है जूट की खेती होती है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि जूट का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर यहाँ पे अकेला ये क्वेश्चन होता प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया है, तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल बोथ वाला आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे वाह, देखो ओजोन लेयर जो है आपका कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है, ये तो मैंने आपको पूरा डायग्राम ही दे दिया था, और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट में ये दिया होगा। ओजोन लेयर हमें किस में मिलती है बताइए? तो आई गेस आपने आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और आई थिंक हाँ, अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, तो ज़्यादा बातें इसके बारे में कर नहीं पाऊंगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द फेनोमेना ऑफ ऑरोरा। ऑरोरा पता है ना, ऑरोरा बोरियलिस होता है सबसे बड़ा फेनोमेना। सुना होगा नहीं ऑरोरा बोरियलिस के बारे में? ऑरोरा बोरियलिस, वैसे जो फेनोमेना का नाम है वो है ऑरोरा। तो ये ऑरोरा एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है? और आप मुझे ये भी बताइए कि ये जो ऑरोरा फेनोमेना होता है, फेनोमेना होता है ऑरोरा का, ये किस वजह से होता है ना, हमें क्यों देखने को मिलता है ऑरोरा? तो भैया आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, होता क्या है ना ऑरोरा का, चलो मैं ही बताता हूँ। जैसे कि अपना ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ऐसे ये लेयर्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे यहाँ तक अपना पूरा जो है एटमॉस्फेयर है। लेयर्स तो पता है ना पहले कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है? सबसे पहले अपने अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर बढ़ते हुए चलें तो हमें क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। फिर हमें क्या मिलेगा? मीजोस्फेयर मिलेगा। फिर हमें स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ कर दिया क्या? नीचे से आ रहे हैं, ट्रोपो मिला, फिर अपने को मिलेगा स्टेटो। ठीक है, फिर अपने को मिलेगा स्टेटो, फिर अपने को क्या मिलेगा? मीजोस्फेयर मिलेगा, फिर अपने को यहाँ पे मिलेगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये चार मेजर स्फेयर्स होते हैं अपने एटमॉस्फेयर के लेयर के। अब क्या हुआ, यहाँ पे सन है, ये सन की जब ये सोलर विंड्स आती है ना सन से, अब बेसिकली जो भी विंड यहाँ से आएगी वो सोलर विंड होगी। तो सोलर विंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनका इंटरेक्शन जब होता है यहाँ के एटमॉस्फेयर वाले पार्टिकल्स के साथ में, तो एक बड़ा ही सुंदर सा दृश्य यहाँ पे एक देखने को मिलता है हमें। उस फेनोमेना को नाम दिया गया है ऑरोरा बोरियलिस। किस वजह से होता है? ये रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, रेडिएशन का एक फिनोमेना है। खैर ये ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा याद रखना, ऑरोरा आपका थर्मो में होता है। और कुछ पूछूं क्या इससे? चलो ये दो क्वेश्चन ही मेन बनते हैं, बाकी लल्लू पंजू चीज़ें आपको याद भी होंगी। अब क्या है, द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर इज। अब पता है ना जो लेयर्स ऑफ मैंने सोयल आपको दिया हुआ है उसमें डिस्कंटिन्यूटी उसमें लिखी होगी कि भाई पहले कोर मिलता है, इनर कोर होता है, फिर ऊपर आउटर कोर होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग टाइप की डिस्कंटिन्यूटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इनर और आउटर कोर के बीच में जो हमें डिस्कंटिन्यूटी मिलती है उसका नाम क्या है? राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेहमैन। ठीक है, कौन सी डिस्कंटिन्यूटी मिलती है? लेहमैन। और देखो इस तरीके से होता है आपका, सबसे पहले तो हमें मिलती है कोर, फिर हमें यहाँ पे मिलती है मेंटल, और फिर मेंटल के बाद आता है अपना क्रस्ट वाला। ठीक है, और अब कोर क्या हो गया यहाँ पे, एक होती है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर। मेंटल में भी क्या होता है आपका, एक होती है इनर मेंटल और एक होती है आउटर मेंटल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये ऊपर हम जाते जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो लाइन है ना जो सेपरेट कर रही है इनर कोर को और आउटर कोर को, इसी को हम बोल देते हैं डिस्कंटिन्यूटी। ये तो सबसे पहले आती है लेमैन जो है डिस्कंटिन्यूटी, इसके बाद आती है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो ये किस किस के बीच में आएगी? आउटर वाला जो कोर है और इनर वाला मेंटल है, या फिर इसको कई लोग जो है मेंटल भी लिख देते हैं, तो इनर मेंटल या फिर मेंटल। और फिर आता है इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं रेपेटी। और इसके बाद आउटर के और जो क्रस्ट के बीच में होती है आपकी, उसे बोल देते हैं मोहरोविक। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी और आती है लास्ट वाली, जो लोअर वाली क्रस्ट है ना, लोअर वाली क्रस्ट, और फिर इधर बीच में जब हम ऊपर आ जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पे मिलती है वो कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा, है ना। थोड़ा सा एक्चुअली में मेरी पढ़ाने की आदत है तो मैं डिटेल में चला जाता हूँ, लेकिन टेस्ट को टेस्ट जैसे ही लेते हैं।
अब 7th क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रैन बिटवीन थाने एंड बॉम्बे ऑन। अरे यार, ये क्वेश्चन का आंसर तो आई गेस सारे लोग दे दोगे, जिसने गलत दिया ना उसको उल्टा लटकाऊंगा। मैंने पूरी हिस्ट्री की, जो रेलवेज की पूरी हिस्ट्री है ना 1700 से लेके अपना अभी तक 2022 तक की पूरी कहानी समझाई हुई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज देखना, ये वो ऐसे इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आपके सिलेबस में तो नहीं आने वाला, लेकिन बहुत कुछ पता चलेगा उसमें आपको, ठीक है। फिलहाल आपके काम का बस ये लल्लू पंजू क्वेश्चन है कि पहली वाली जो ट्रेन है, एक्चुअली में ना ये ट्रेन नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, है ना, पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पहली ट्रेन तो बहुत पहले चल गई थी, लेकिन पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में। याद रखिएगा इस डेट को। कई लोग तो टाइम भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप डी वगैरह रेलवे वाले एग्जाम में होता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 8th वाले पे। क्या पूछ रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको दिया हुआ है, ज्योग्राफी के ही मॉड्यूल में है कि अलग अलग पोर्ट मैंने आपको बताए हैं। अपने टोटल जो है 12 मेजर पोर्ट है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अब एक तो मुझे ये बताओ, कांडला जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में, कांडला है गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका पारादीप जो है वो है उड़ीसा में, ठीक है, पारादीप। ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। और अब ये क्वेश्चन है, इसके तो ऑप्शन भी देना नहीं मांगता है। ये तो मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, बोलो फटाफट से। मैकमोहन लाइन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है? ये तो आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। इसका खैर राइट आंसर तो है इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना। आई होप कि सबको इसका आंसर आ गया होगा। और मैकमोहन लाइन हो गई अपनी। ड्यूरेंट लाइन बताओ कहाँ पे? ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन है अपना पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान को मैं अपना बोलता हूँ, बिकॉज है तो अपना ही, कैसा भी हो, बेकार हो, गंदा हो, सड़ूसा निकल गया, क्या करें अभी, बट है अपना ही। अफगानिस्तान, ठीक है। और इसको अपन ले भी लेंगे कुछ टाइम के बाद। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देन मैकमोहन हो गया। रेड क्लिफ लाइन आपको पता होनी चाहिए। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ किस किस के बीच में है? तो रेड क्लिफ है इंडिया एंड पाक के बीच में। छोटी सी लाइन है। इसके बाद होती है आपका यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कई सारी लाइंस आपको दी हुई हैं आपके मॉड्यूल में, तो आपने आई होप देख ली होंगी, याद भी होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में अभी इसी बार के एग्जाम में, 38 पैरेलल किस किस के बीच में है? बताओ फटाफट से, कमेंट करना। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा। अब है अपने पास 10th वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये आपसे कि कि सॉरी, कि जो वेल्ड्स के ग्रासलैंड है ये कहाँ, अच्छा वेल्ड्स जो है कहाँ के ग्रासलैंड है, ये बेसिकली आपको पता ही होगा क्या होते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ये किस जगह के हैं वेल्ड? नॉर्थ अमेरिका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अमेरिका के हैं, नोटा नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं वेल्ड, और जो नॉर्थ अमेरिका के होते हैं ना उनको हम बोलते हैं प्रेरीज, प्रेरीज। तो ये तो लल्लू पंजू सी बात है। पूछना तो मुझे ये चाहिए था कि जो वेल्ड है ना, ये कौन से माउंटेन रेंजेस से आपका सटे हुए हैं। तो खैर वो पूछूंगा नहीं, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या पूछने लग गए। वो क्वेश्चन में भी आएगा भी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने आपको पॉइंटर में भी डलवाया है। एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं क्या नाम था उस माउंटेन रेंज का? एक तो माइंड से ना निकल जाता है, कुछ तो ड्रैकुला जैसा था, ड्रैकुला जैसा, ड्रैकन समथिंग था। एक बार जिन्होंने, जिनको याद हो ना कमेंट करके बताना। ड्रैकन समथिंग ही था जहाँ तक मेरे माइंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? प्रेरीज को, जोहान्सबर्ग को, वेल्ड को, या कोलंबिया को? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग को हम बोल। अब ये बताओ मुझे कमेंट करके, जोहान्सबर्ग है कहाँ पे, किस जगह है, और यहाँ पे किस तरीके के ग्रासलैंड जो है वो पाए जाते हैं? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द सहारा डिजर्ट इज एक्सपेंडेड टू द बाउंड्रीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? यानी कि बेसिकली सहारा डिजर्ट है वो कितनी कंट्रीज को टच करता है? इसका राइट आंसर 11 है। जिन्होंने नहीं किया उल्टे लटक जाओ अभी के अभी। बिल्कुल इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें दी हुई है ना, मैंने नोट्स में पॉइंटर बना के दिए हैं इनके, तो तब भी याद नहीं है तो फिर क्या किया जाए आपका। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? बताइए भाई, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? नॉर्मन बोरलो या एम एस स्वामीनाथन या नन? तीन ही ऑप्शन दिए हैं इसके तो तो देखो यार, ऐसा है कि जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, तो उसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलो। बट अगर हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इंडियन के थे एक्चुअली एम एस स्वामीनाथन, है ना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसको लेकर ही रिसेंटली, अब आप एफसीआई वाले बच्चे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन जो है आपका एक लॉन्च किया गया था इंडिया, भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत हमने क्या चलाई है, किसान रेल, है ना।
तो किसान रेल में क्या होता है आपका टॉप तक ये जो है आपके जितने भी पेरिशेबल मटेरियल्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स हो गई, तो छोटी छोटी भी आपकी पैदावार है वो आप ट्रेन में डाल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जिसमें 50% का किराया जो है वो सरकार बियर करती है। किसान रेल के बारे में मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप एक बार डालना किसान रेल पैनेशिया, ठीक है। मैंने जितनी भी उसमें अभी तक पीआईबी आई हैं, जितनी भी रेल चली हैं, वो सारी बताई हुई हैं, देख लेना। ऑपरेशन ग्रीन से कितनी भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो उसमें मैंने बता दी हैं। मुश्किल से 14-15 मिनट का लेक्चर होगा, देख लेना एक बारी। अगले वाले पे आते हैं। ऑपरेशन फ्लड वॉज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड है रिलेटेड किससे बताओ? इंडो चाइना वॉर से है, मिल्क से है, ब्रह्मपुत्र कॉन्फ्लिक्ट से है, या नोटा? नन ऑफ द एबव। ये आंसर मैं नहीं कर रहा, बताओ खुद ही, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज, ये तो फिजिक्स आ गई भाई, बताओ। द चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल चेंज बोलते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल चेंज बोलते हैं? सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। तो चेंज इन मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्स, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी अगर मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन आए, तो इम्पल्स वाली चीज़ आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे इसका एसआई यूनिट बता दो आप, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स दोनों बताने हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है न्यूटन सेकंड, अब ये तो खैर बता ही दिया मैंने। दूसरा वाला यूनिट बताना मुझे इसका, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है ये भी कमेंट करके बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? mv² / r होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रीम सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब देखो यार ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आप क्रीम फेंटते हैं ना, आपने देखा होगा क्रीम अलग निकाल लेते हैं दूध से, दूध अलग निकल जाता है, फिर उसको बेचते हैं सस्ते में, क्रीम को महंगे में, होता है ना। तो वो मशीन जो होती है, आपने अगर कभी डेयरी में जाके देखा हो, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो वो काम करती है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे कि अब देखो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। जैसे कि मैं ये खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, देखो कितना हैंडसम सा मैं ये खड़ा हुआ हूँ। अब मैंने क्या किया, अपना हाथ में एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधा, ठीक है। ये पत्थर मैंने ऐसा बांध लिया और इस पत्थर को लेके मैं बिल्कुल घुमाने लग गया, है ना। ये मैंने इसको घुमाया पूरा राउंड 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 घुमाता जा रहा हूँ। अब क्या होगा कि राउंड राउंड जब मैं घुमा रहा हूँ ना, तो ये जो यहाँ से, ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे इस थ्रेड को पकड़ा हुआ है, यानी कि जिस भी पत्थर में मैंने उसको जिस भी धागे में लगाया होगा, तो कुछ फोर्स तो मेरी इनसाइड लग रही है। वो पत्थर, अब देखो जब मैं घुमा रहा हूँ ना, तो वो पत्थर नीचे तो नहीं गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर बराबर लग रही है। यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि एक फोर्स तो मैं यहाँ से इधर से दे रहा हूँ और कुछ यहाँ पे टेंशन फोर्स भी लगेगी। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने 10th तक ही पढ़ा है, तो ये मत सोचो ऐसे, बस आप ये समझ लो कि इनसाइड वाली जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। दो टाइप की इसमें फोर्सेस काम करती हैं, एक सेंट्रीपिटल होती है जो इनसाइड लगती है, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो अंदर जो लग रही है उसको बैलेंस कोई ना कोई तो करेगा, तो एक फोर्स लगाता है बाहर। जैसे कि अब ये देखो धागा लिया है ना मैंने, तो मैं तो अंदर से खींच रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर बाहर जाने की कोशिश करेगा ना, जैसे ही धागा टूट जाएगा तो ये बाहर गिरेगा। तो पत्थर जो फोर्स लगा रहा है ना, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। अब देखो क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, घुमाते हैं, क्रीम बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ पे हम कौन से प्रिंसिपल का काम ले रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल वाले कॉन्सेप्ट का। तो याद रखिएगा क्रीम सेपरेटर काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। खैर यार, अगला वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही लल्लू सा है और आप यहाँ पे कोई ना कोई तो उलझेगा, इसका आंसर मैं करूंगा ही नहीं। बताओ हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन द 1 यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि इसके जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं मैंने ई बुक में ऑलरेडी दे रखा है, और ये तो आना चाहिए यार एटलीस्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखो, कलिंग वॉर हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। अच्छा जी, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ है ना, सीजीएल का एग्जाम, उसमें कलिंग ये जो रॉक एडिक्ट है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो रॉक एडिक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेजर वाले जो रॉक एडिक्ट हैं उनको आप याद रखिएगा। कैसे क्या क्या याद रखना है मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। एक चीज़ जो मैं बता देता हूँ, बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, है ना। तो अब कलिंगा वॉर का अब कई बच्चों को याद होगा, कमेंट करो, इसका आंसर भी मैं नहीं कर रहा। जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज ऑल्सो नोन एज काकावर्णा। अच्छा, काकावर्णा के नाम से कौन सा राजा जाना जाता था? शिशुनाग, काल अशोका, मेगस्थनीज या चंद्रगुप्ता? बोलो बच्चों, व्हाट विल बी योर आंसर?
काला सोका विल बी योर आंसर। काला सोका क्यों इंपॉर्टेंट है, इसने कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पे हेड किया था, कमेंट करके बताइए। कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है इसने अध्यक्षता की थी। तो बस अगले वाले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। आज का लास्ट का क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 19 20, लो भाई 20 क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये है आपके सामने 20th क्वेश्चन, मैं दे देता हूँ। मुझे आप बताओ, क्या बताओगे, ये बताओ प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम ये क्या है, किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन है आपके सामने, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, और ये प्रोटोजोआ है, या फिर आपका ये नोटा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लाज्मोडियम क्या है, ये भी आपको बायोलॉजी में करा रखा है, इसके टारगेट भी दे दिए, 2 बार रिवाइज भी करवा दिया। अगर अब आंसर नहीं दिया तो उल्टा लटकाऊंगा। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ ना ये उल्टा लटकाऊंगा, ये बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक है इसके ऊपर। जब आपको आंसर नहीं आते ना, दैट मीन्स आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है ब्रेन में। तो उल्टा लटकाने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका सर्कुलेशन होता है ना, वो प्रॉपर हो जाता है। ये इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। चलो इसका आई गेस आप लोग आंसर दे ही दोगे। एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, चलो बीमारियों से पूछता हूँ। मुझे ये बताओ आप कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो है ये किस वजह से होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी है हेपेटाइटिस बी की ये होती है, और ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर और बताओ। ये भी लिखा रखा है, साइंस का लेक्चर करोगे तो उसमें तो मैंने डिजीजेस को इतना डिटेल में बताया है ना कि आप कोई भी पेपर देने चले जाओ, डिजीज से तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। ये हो गया। और एनसीईआरटीज़ में यार आपके जो प्लांट है ना उनके ऊपर भी कुछ डिजीज़ दे रखे हैं, है ना। तो वो प्लांट वाला डिजीज़, प्लांट डिजीज़ मुझे कोई याद क्यों नहीं आ रहा है अभी। चलो यार यही बता दो कि जो वीट रस्ट होता है, वीट रस्ट एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं वीट रस्ट, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है, ये बता दो। और दूसरा एक, अरे वो क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ सिट्रस, सिट्रस कैंकर करके एक बीमारी होती है, ये भी किस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ये बता दो। ये सब मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो उल्टा लटक के याद करो, कैसे भी करो, याद होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। और अगर याद है तो कमेंट कर दो, अगर आपका राइट आंसर होगा तो मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। आई होप मैंने करा दिया ठीक ठाक क्वेश्चन। अब ये टेस्ट नंबर 5 आपका जल्दी ही आएगा, चीज़ों को रिवाइज करके रखिए। सोच रहा हूँ कभी टाइम मिलेगा तो क्यूआरई का भी टेस्ट लेता हूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा भी होगा मैं सेशंस ज़्यादा लेके नहीं आ पाता हूँ, जैसे जो व्यूज़ वाले सेशन होते हैं, कट ऑफ प्रडिक्शन कर दो, और एक होता है सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, प्री का अभी आया नहीं है, तो उसके ऊपर कट ऑफ खेल के 5-6 वीडियोस बना दो, खूब सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है यार ये सब करने का। चलो ये जब सोचता हूँ कि ये वीडियो बना दूँ उल्टी सीधी, तो फिर याद आता है टेस्ट ही ले लेता हूँ, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो खैर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।